मोशन को आगे बढ़ाने से पहले हमें एक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोलिंग मोशन स्टार्ट किया था। मैंने बताया था रोलिंग मोशन क्या होता है। जब एक बॉडी लीनियर मोशन करती है, लीनियर भी करती है और रोटेशन भी करती है, मिक्स करे। रोलिंग इज लीनियर प्लस रोटेशन, दोनों मोशन का मिक्सअप होता है बेटा, इसे कहते हैं रोलिंग मोशन। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है रोलिंग मोशन में? रोटेशन मोशन के अंदर बॉडी जब मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी होती है v इक्वल टू आर ओमेगा। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा अलग अलग होगी। जितनी ज्यादा दूर होगा पार्टिकल एक्सिस से उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। लेकिन लीनियर मोशन में क्या होता है, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। किसके बराबर होगी बेटा? सेंटर ऑफ मास के बराबर होगी। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वही सभी पार्टिकल की वेलोसिटी है। कल हमने क्लास में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा जब रोलिंग होगी तो रोलिंग के समय क्या होगा बेटा? पार्टिकल के पास एवरी पार्टिकल हैज टू वेलोसिटी, वन imparted by rotation motion and another by linear motion। एक वेलोसिटी लीनियर की वजह से मिलेगी, एक रोटेशन की वजह से मिलेगी। लीनियर की वजह से वेलोसिटी आगे की तरफ होगी, रोटेशन की वजह से वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी बेटा। जिस भी डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके टेंजेंशियल होगी। कल हम लोगों ने पढ़ा था अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल के पास केवल एक सिंगल वेलोसिटी होती है बेटा। सेंटर ऑफ मास वाले पार्टिकल के पास एक सिंगल वेलोसिटी होती है, रोलिंग नहीं होता, रोटेशन नहीं होता। जबकि टॉप मोस्ट पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा। बॉटम वाले पार्टिकल के पास सेंटर ऑफ मास और आर ओमेगा दो वेलोसिटी है। ये दोनों वेलोसिटी कॉन्टेक्ट वाले पार्टिकल के पास अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि हेड वाले पार्टिकल या हाईएस्ट पॉइंट वाले पार्टिकल के पास सेम डायरेक्शन में है। तो यहां जो वेलोसिटी होती है बेटा वो डबल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी और यहां वेलोसिटी जीरो होती है। इंस्टेंटेनियसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पर होता है। कौन सा फ्रिक्शन लगता है बेटा यहाँ पर? कौन सा फ्रिक्शन लगता है बेटा यहाँ पर? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। जब भी बॉडी रोलिंग में होगी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास रोलिंग की बात थी। अब रोलिंग मोशन को समझने के लिए बेटा हमें क्या समझना है? क्या समझना है? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन। इंक्लाइन प्लेन पर रोलिंग मोशन समझने से पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेना है बेटा यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर उसको हम मिला देंगे रोलिंग के साथ, काम आएगा बेटा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा यहाँ पर? रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस मतलब एक लेंथ। रेडियस मतलब क्या है बेटा? एक लेंथ है। गायरेशन मतलब क्या है? गायरेशन का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड विद रोटेशन। ठीक है, रिलेटेड विद रोटेशन। तो रोटेशन के समय एक कॉमन रेडियस ढूंढ रहे हैं। आप कहेंगे सर कॉमन रेडियस क्यों ढूंढ रहे हैं? सोचिए बेटा, एक बॉडी है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। कुछ पार्टिकल पास हैं, कुछ पार्टिकल दूर हैं। कुछ पार्टिकल पास होंगे बेटा एक्सिस से, कुछ पार्टिकल दूर होंगे। अगर हम बात करें पार्टिकल के पाथ की, तो हर पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहा है बेटा? सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है। ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ। ईच एंड एवरी पार्टिकल मूव ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियाई। पहला पार्टिकल R1 रेडियाई में, दूसरा पार्टिकल R2, तीसरा पार्टिकल R3, करते करते NH पार्टिकल आपके पास आ गया। N पार्टिकल्स है तो N रेडियस होगी, N रेडियस हो गई। अगर मैं एक कॉमन रेडियस निकालूं, इन सबकी एक कॉमन रेडियस जिसमें बॉडी घूम रही है, मुझसे कोई कहे भैया एक रेडियस बताओ, सारे पार्टिकल की रेडियस अलग अलग है, बट एक कॉमन रेडियस बताओ इनकी जिसमें पार्टिकल घूम रहा है, तो वो रेडियस कौन सी है? रेडियस ऑफ गायरेशन। कैसे निकालते हैं बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन? कैसे निकालते हैं? देखो बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था हम लोगों ने, स्केलर क्वांटिटी है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², दूसरे पार्टिकल का m2r2², तीसरे पार्टिकल का m3r3², mn/rn², n पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। टेक्निकली ये पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बेटा, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। मान लो सभी पार्टिकल सेम मास के हैं, m1 m2 m3 डैश डैश mn, तो m कॉमन आ गया बेटा, r1² r2² r3² rn², ये आपका आ गया जी, कॉमन आ गया। अगर मैं यहाँ n से मल्टीप्लाई कर दूं और n से डिवाइड कर दूं, लो जी मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया और n से डिवाइड कर दिया, ये आ गया डिवीजन वाला। कर सकते हैं बेटा, m से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, m से डिवाइड कर सकते हैं। सोचकर बताइए बेटा, ये वैल्यू क्या बन गई, ये वैल्यू क्या बन गई बेटा, n इंटू m, n इंटू m क्या बन गया बेटा, सोच के बताओ जरा, n इंटू m क्या बन गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल, ये बन गया मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास कितना होगा, कितने मास से बॉडी घूम रही है, कितने मास की बॉडी है, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू m r1² r2² डैश 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 rn² डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। ठीक है बेटा, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास की टर्म में। अगर मैं कहूं I की वैल्यू है mk², अगर मुझे कॉमन रेडियस पता हो, ये तो अलग अलग रेडियस है, इनकी एक कॉमन रेडियस पता हो, कॉमन रेडियस k मान ली मैंने, तो हम लिख सकते हैं mk² m r1² r2² rn² अपॉन n, m से कट गया m, k की वैल्यू आ गई बेटा अंडर रूट r1² r2² rn² अपॉन n। ठीक है, इस वैल्यू को ही कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इस वैल्यू को क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, इसी वैल्यू को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, अगर डेफिनेशन पूछे आपसे क्या होता है बेटा, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, सभी जितनी भी रेडियस है, छोटी बड़ी जितनी भी रेडियस है, पहले उन सबका करो स्क्वायर, पहले उन सबका क्या करेंगे, स्क्वायर करो, फिर उन्हें सबको जोड़कर n से डिवाइड कर दो, मतलब मीन करो, पहले करो स्क्वायर, फिर करो मीन, और फिर कर दो उनका रूट, तो करते हैं बेटा स्क्वायर मीन रूट, लेकिन लिखते क्या है, रूट मीन स्क्वायर, बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, all the perpendicular distance of particle from axis of rotation, from axis of rotation, axis of rotation से सभी स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करना है बेटा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस निकालना है, इसी को कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी इसकी वैल्यू निकालना सीखेंगे बेटा, यहां तक कॉपी कर लो। अगर कोई की बॉडी है, किसी इरेगुलर शेप की बॉडी है, तो उसके लिए तो आर सब पार्टिकल का अलग अलग होगा, कोई ज्यादा कोई कम, कोई ज्यादा कोई कम। लेकिन मान लो एक रेगुलर शेप की बॉडी है बेटा, रेगुलर शेप की बॉडी मतलब रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, अगर इस टाइप की शेप की बॉडी है तो कैसे करेंगे, तो क्या हम एक जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बेटा, देखो जरा, अगर हम बात कर रहे हैं रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सम
रेगुलर शेप बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडी की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं बेटा रिंग की, किसकी बात कर रहे हैं? रिंग की बात कर रहे हैं। रिंग तो सबकी एक सेम ही होती है, रेडियस आर मास एम। हमें पता है I इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन की टर्म में कितना होता है बेटा? ये फॉर्मूला ड्राइव किया था एम के स्क्वायर। और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना था बेटा? एम आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, के इज इक्वल टू आ गया आर। रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल टू आता है आर। रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल टू आर के बराबर होता है बेटा। अगर मैं कहूं आपसे डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन कितना होगा? आप कहेंगे लो जी सर एम के स्क्वायर, आई की वैल्यू क्या डाल दे बेटा? हाफ एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाया था मैंने बेटा आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए डिस्क आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। एम के स्क्वायर, एम से एम कट गया, के की वैल्यू आ गई बेटा आर स्क्वायर अपॉन के अंडर रूट, यानी कि आर बाय रूट, नहीं के नहीं 2 आएगा, आर बाय रूट 2। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रेडियस ऑफ गायरेशन आर बाय रूट 2 आ गई बेटा। अगर मैं आपसे कहूं हॉलो स्फेयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा? हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बेटा? 2/3 नहीं 2/4 3/4 2/3 3/4 क्या था बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का? जरा निकाल के बताओ हॉलो स्फीयर का क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/3 mr स्क्वायर। वेरी गुड, 2/3 mr स्क्वायर, 2/3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m के स्क्वायर। m से m उड़ गया, k की वैल्यू आ गई r। k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? √2 अपॉन √3 r, √2 अपॉन √3 r। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर का निकाल सकते हैं, रॉड का निकाल सकते हैं, सिलेंडर का निकाल सकते हैं। सभी के लिए k की वैल्यू हम रखकर निकाल सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आई होगी। रेडियस आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं रॉड के लिए बात करूं बेटा, लो जी मैं रॉड की बात कर लेता हूं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम के स्क्वायर इक्वल टू आई 1/12 ml स्क्वायर। के की वैल्यू आ जाएगी L/√12। के की वैल्यू आ गई। किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो बेटा। सॉलिड स्फीयर का निकालेंगे, कितना निकालेंगे? एम के स्क्वायर इक्वल टू आई 2/5 mr स्क्वायर, के इज इक्वल टू r अपॉन √2 अपॉन √5। ये आ गया सॉलिड स्फीयर के लिए। क्लियर है बेटा या नहीं है? जल्दी बताइए। स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक वैल्यू होगी बेटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर मैंने इसको एक्स लिख दिया, या पी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। चलो पी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। ये पी क्या है? ये पी क्या है जरा समझिए। रिंग के लिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर, एम से एम कट गया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना आ गया बेटा? 1। इसका मतलब रिंग के लिए P इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ये P याद रखना क्या है, मैं जब रोलिंग शुरू करूंगा तो आपको बताऊंगा इस P का क्या मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्क के लिए I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर 1/2 mr स्क्वायर, m से m कट गया, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2, दैट इज इक्वल टू P। P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/2। डिस्क के बाद अगर मैं रॉड की बात करूं, चलो रॉड में तो लेंथ आ जाएगी, उसको छोड़ो। सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर
2/5 mr²। तो k² अपॉन r² p 2/5 आ गया बेटा। होलो स्फीयर के लिए बताओ p कितना आएगा, कोई बता सकता है बेटा? होलो स्फीयर के लिए p कितना आएगा? सर 2/3। 2/3। 2/3। तो इस p का ध्यान रखना, ये p हमारे काम आएगा जब हम रोलिंग मोशन की डेरिवेशन को फाइनलाइज करेंगे और उनका यूज करेंगे बेटा। यहां तक कॉपी करो फटाफट।